नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र सरकार के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति की शक्तियां देखी। आज की इस क्लास में हम देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। तो हम शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। संविधान का अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार से अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कैसे की जाती है। तो संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ये अनुच्छेद 75 में कहा गया है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है। संसदात्मक प्रणाली के अनुसार राष्ट्रपति केवल लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। परंतु यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। यानी उसके बाद में जो लोकसभा में सबसे बड़ा दल है उसको बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। अब हम आगे देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य, शक्तियां या अधिकार। प्रधानमंत्री के कार्यों में हम देखें तो सर्वप्रथम आता है मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिपरिषद का निर्माण। अपना पद ग्रहण करने के बाद में प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। राष्ट्रपति के द्वारा उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इस प्रकार से मंत्रिपरिषद का निर्माण हो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री जो सूची राष्ट्रपति को सौंपता है राष्ट्रपति उन्हीं को मंत्री पद पर नियुक्त करता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण करने के बाद में अगला इनका कार्य है मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा, यानी मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय का वितरण। मंत्रियों में विभागों का वितरण करते समय प्रधानमंत्री अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होता है, यानी सभी उसको स्वीकार करते हैं। वह मंत्रालयों में परिवर्तन करता है, फेरबदल करता है या मंत्रालय बदलता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री को पूर्ण स्वतंत्रता है। वह किसी भी मंत्री का मंत्रालय हो बदल सकता है। तो मंत्रियों में विभागों का बंटवारा है वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अगला कार्य है मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन, यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, मुख्य होता है। तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन हो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की जब भी बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही का संचालन प्रधानमंत्री ही करता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक में
उन विषयों को शामिल करता है जिनके ऊपर वो विचार करना चाहता है, या जिन विषयों को कार्यसूची या एजेंडे में प्रधानमंत्री रखता है उन्हीं विषयों के ऊपर बैठक में विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अगला कार्य देखें तो विभिन्न विभागों में समन्वय। जो अलग अलग विभाग होते हैं उन सब में समन्वय बनाए रखने का कार्य भी प्रधानमंत्री का ही है, जिससे शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। तो इस प्रकार से विभिन्न विभागों में समन्वय है वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अगला कार्य है लोकसभा का नेता। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है तथा कानून निर्माण के समस्त कार्य में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक उसके निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। वह लोकसभा को समय से पूर्व भी विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। इस प्रकार से लोकसभा का नेता हो प्रधानमंत्री ही होता है। संपूर्ण कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही तय किया जाता है लोकसभा का। इसके अलावा राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच संबंध स्थापित करता है, ये प्रधानमंत्री का कार्य है। राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है वो प्रधानमंत्री ही है। वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णय से परिचित कराता है और राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच जो संबंध का कार्य हो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न पद प्रदान प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। तो अगला कार्य है विभिन्न पद प्रदान करना। विभिन्न पद प्रदान करना। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते हैं। यानी राष्ट्रपति जिनको नियुक्त करता है उनको नियुक्त करने की सिफारिश है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है, या प्रधानमंत्री जिनकी सिफारिश करता है राष्ट्रपति उन्हीं को उन पदों पर नियुक्त करता है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री के ये कार्य हैं कि वह संपूर्ण शासन संचालन की धुरी है। सारा शासन संचालन प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही चलता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं कार्य देखने के बाद में अब हम देखते हैं मंत्रिपरिषद कि मंत्रिपरिषद का किस प्रकार से गठन किया जाता है, क्या मंत्रिपरिषद की शक्तियां हैं। तो हम देख चुके हैं कि संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद का वर्णन है वो अनुच्छेद 74 में किया गया है। राष्ट्रपति संवैधानिक शासक मात्र है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है। तो राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रदान है, उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है। तो सर्वप्रथम गठन में आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ये पहला है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। मंत्रिपरिषद के गठन की शुरुआत प्रधानमंत्री से ही होती है। तो अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से ही की जाएगी। तो जो अन्य मंत्री है
उनको नियुक्त राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री ही उनको परामर्श देता है कि अमुक अमुक व्यक्ति को है वो अन्य मंत्री बनाना है। तो ये पहला कार्य है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री के बाद में अन्य जो मंत्री है उनकी नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति। तो मंत्रिपरिषद गठन का दूसरा चरण है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह या परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। प्रधानमंत्री जो सूची राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करता है। व्यवहार में मंत्रियों का चयन करते समय प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, एक ही भौगोलिक क्षेत्र से ज़्यादा मंत्री ना आए, संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र से मंत्रियों का प्रतिनिधित्व हो। इसके अलावा विभिन्न समुदायों का भी उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और जिस मंत्रालय का प्रभार उनको सौंपा जा रहा है उसका उनको अच्छा अनुभव ही होना चाहिए। इन सभी बातों का प्रधानमंत्री ध्यान रखता है, उसके बाद में वह मंत्रियों का चयन करता है। मंत्रियों की नियुक्ति के बाद में अगला चरण है कार्य का विभाजन। कार्य विभाजन। मंत्रिपरिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा इससे अधिक कठिन कार्य है उनके बीच विभागों का विभाजन किया जाना है। वैधानिक दृष्टि से इस संबंध में प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में विभागों का वितरण करते समय प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है। एक मंत्री को प्रायः एक विभाग ही आवंटित किया जाता है, परंतु कभी कभी एक व्यक्ति को एक से अधिक विभाग भी आवंटित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा चरण है मंत्रियों में कार्यों का बंटवारा। आगे हम देखते हैं कि मंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा या लोकसभा, इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन का वह सदस्य हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसको भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। इस प्रकार से मंत्री बनने के लिए योग्यताएं हैं कि वह लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो। किसी सदन का सदस्य नहीं है तो भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन की सदस्यता लेना आवश्यक है। अगर ये लेने में वो असफल होता है तो उसको अपना मंत्री पद वो त्यागना होगा। अगला चरण देखते हैं शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी मंत्रियों को भी अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की 2 शपथ लेनी होती है। एक अपने पद के प्रति कर्तव्यों की और दूसरा गोपनीयता, यानी जो भी मंत्रिमंडल के निर्णय होते हैं उनको वो गोपनीय रखेंगे, किसी भी व्यक्ति के साथ वो इन चीज़ों को साझा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से पद और गोपनीयता की 2 प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। मंत्रिपरिषद के गठन का अगला चरण है कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है।
मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो कि सामान्यतया 5 वर्ष का होता है, अपने पद पर बनी रहती है। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले भी अगर लोकसभा का विश्वास प्राप्त नहीं हो तो इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री के उसके प्रति विश्वास पर निर्भर करता है, यानी किसी भी व्यक्ति को समय से पूर्व भी मंत्री पद से हटाया जा सकता है अगर प्रधानमंत्री का उनके ऊपर विश्वास नहीं है। तो जब तक प्रधानमंत्री का विश्वास है तब तक व्यक्ति अपने मंत्री पद पर बना रह सकता है। अगला चरण है मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को मासिक वेतन भत्ता निर्धारित भत्ते दिए जाने का प्रावधान है, जिनका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सभी को निःशुल्क आवास, वाहन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से मंत्रिपरिषद के समस्त सदस्यों को निश्चित वेतन भत्ते, इसके अलावा कई सारी अन्य सुविधाएं हैं वो भी इनको दी जाती है। अब आगे हम देखते हैं मंत्रियों की श्रेणियां। कितनी श्रेणियों के मंत्री होते हैं? मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं या 3 उनकी श्रेणियां होती हैं। पहले आते हैं कैबिनेट के सदस्य, दूसरे राज्य मंत्री तथा तीसरे आते हैं उप मंत्री। तो प्रथम श्रेणी में कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो शामिल होते हैं जो सामान्यतया एक से अधिक विभागों के सर्वोच्च मंत्री होते हैं। वो कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। ये मंत्रियों की पहली श्रेणी है। दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं, जिनकी स्थिति पूर्व मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री तथा उप मंत्री के बीच की होती है। ये विशेष विभागों से संबंधित रहते हैं और कभी कभी उनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है, यानी कभी कभार राज्य मंत्रियों को एक स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है। कैबिनेट की बैठक में राज्य मंत्री भाग नहीं लेते हैं, परंतु उनके विभाग से संबंधित प्रश्न विचाराधीन होने पर उनको बैठक में आमंत्रित किया जाता है। तो कैबिनेट की बैठक में सामान्यतया मंत्रिमंडल के सदस्य ही भाग लेते हैं, जो प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं। राज्य मंत्रियों को मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन जब उनके विभाग से संबंधित कोई प्रश्न विचाराधीन होता है तब उनको मंत्रिमंडल की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। तीसरी श्रेणी आती है उप मंत्री। राज्य मंत्री के बाद उपमंत्री की श्रेणी आती है, जो किसी ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उस मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री की वो सहायता करते हैं। तो सामान्यतया उप मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है, ये केवल कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं या उनके अधीन कार्य करते हैं। उपयुक्त तीनों श्रेणियों के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद एक वृहद संस्था है जिसमें सभी श्रेणियों के मंत्री सम्मिलित होते हैं, लेकिन कैबिनेट या मंत्रिमंडल में केवल प्रथम श्रेणी के मंत्री ही शामिल होते हैं। यह एक छोटा सा समूह होता है। इस प्रकार से मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक भाग है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की आंतरिक समिति के रूप में है। यह मंत्रिपरिषद का भीतरी चक्र है। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में थोड़ा सा अंतर है। मंत्रिपरिषद एक वृहद संस्था है, जबकि मंत्रिमंडल उसका एक भाग है।
अब हम आगे देखते हैं मंत्रिमंडल की शक्तियाँ। तो सामान्यतः मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ एक ही है, इनको किसी भी नाम से हम पुकार सकते हैं। शक्तियाँ मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देगी, किंतु व्यवहार में मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और उसके द्वारा समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति केवल नामात्र प्रमुख होता है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है और इसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय भी कहा जाता है। तो मंत्रिमंडल को भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय भी कहते हैं। अब शक्तियों में हम देखते हैं, सर्वप्रथम इनका कार्य है राष्ट्रीय नीति है वो निर्धारित करना। राष्ट्रीय नीति निर्धारण का कार्य हो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। यह मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र के प्रशासन और विदेशी क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाए। तो आंतरिक प्रशासन में और विदेशों से संबंध में किस प्रकार की नीति अपनाई जाए, यह निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय नीति का निर्धारण हो मंत्रिमंडल ही करता है। इसके अलावा अगला कार्य है कानून निर्माण। संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल के द्वारा कानून निर्माण का कार्य भी किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा नीति निर्धारित करने के बाद उसके द्वारा विधि निर्माण का कार्यक्रम है वो निश्चित किया जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। तो इस प्रकार से नीति बनाने के बाद में कानून निर्माण का कार्यक्रम है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही निश्चित किया जाता है और संसद में लगभग विधेयक है वो मंत्री ही लेकर के आते हैं। अगला कार्य हम देखते हैं राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। औपचारिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, वह अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रीय कार्यपालिका है उस पर व्यवहार में या वास्तविक नियंत्रण है वो मंत्रिमंडल का ही होता है। अगला कार्य हम देखते हैं वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का कार्य भी मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष देश के संभावित आय व्यय का विवरण यानी बजट प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री बजट तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य समस्त धन विधेयक को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से वित्त के ऊपर मंत्रिमंडल का संपूर्ण नियंत्रण है। बजट निर्माण है या अन्य किसी प्रकार के जो धन विधेयक हैं उन सबको लोकसभा में प्रस्तुत करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। अगला कार्य हम देखते हैं वैदेशिक संबंधों का संचालन।
वैदेशिक संबंधों का संचालन। भारत के विदेशी संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल ही निर्णय करता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाए। इसके द्वारा युद्ध तथा शांति संबंधी घोषणा है आदि की जाती है। तो विदेशों के संबंध का संचालन है वो भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा अगला कार्य है नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। यानी राष्ट्रपति जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करता है उनकी सिफारिश मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है कि इन व्यक्तियों को ये पदाधिकारी बनाना है। ये निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से शासन संचालन का कार्य है वो लगभग मंत्रिमंडल, यानी इसमें प्रधानमंत्री और मंत्री सम्मिलित होते हैं, उसी के द्वारा संपूर्ण देश का प्रशासन वो चलाया जाता है। तो इस प्रकार से ये केंद्र सरकार का आज हमारा दूसरा भाग कार्यपालिका संपूर्ण होता है। समय समय पर इसका रिवीजन आप कीजिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार।